नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो समाज के उद्यानों की बात करता है। और इस समाज उद्यान में बात करने के लिए हमारे साथ यूथ के अध्यक्ष यूकेडी से रविंद्र सिंह बिष्ट जी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि जिस हिसाब से हम देखते हैं जो प्रचलन है राजनीति का तरीका, उससे आप कितने संतुष्ट हैं और किन किन बदलावों को आपको लगता है उसमें होना चाहिए? जी, निश्चित रूप से अगर उत्तराखंड के परिदृश्य की बात करें तो उत्तराखंड में एक तो वंशवाद की जो परंपरा हमारे उत्तराखंड में चली आ रही है, उसमें चाहे आप राष्ट्रीय पार्टियों में किसी भी दल की बात करें तो वो अछूते नहीं है। और हमेशा ये देखा गया है कि जो अपने परिवारवाद का जो होता है उसी को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें तो यहाँ पर एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए निरंतर रूप से संघर्ष किया, उसके बाद राज्य बनाया और आज भी इन 21 वर्षों के पश्चात भी राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हीं के पीछे हम कार्य कर रहे हैं। और इसमें हमारे पहाड़ के जो युवा हैं वो भी निरंतर रूप से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक सवाल सर मेरा ये है, क्योंकि आप युवा हैं तो युवा के नेतृत्व कहीं ना कहीं आप करते हैं, युवाओं में बहुत बड़ा जागरूकता का अभाव देखने को मिल रहा है चुनाव के प्रति। क्योंकि हम देखते हैं छात्र नेता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वो हल्ले वाली स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जो फैक्ट्स और डेवलपमेंट की बात है उस पर कम बात करते हुए नजर आते हैं। तो उनका नेतृत्व किस तरीके से करना चाहिए? जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों ने निरंतर रूप से उत्तराखंड के युवाओं की बात करें, रोजगार न देके अपने झंडे थमाने का जो कार्य किया है, और झंडे के बलबूते पे आखिर क्या युवाओं को किस प्रकार से आप सेटिस्फाई करना चाहते हो? आप देख लीजिए, जब रैली यहाँ पर आती है तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े आपको यूपी और बड़े बड़े नंबर आपको दूसरे राज्यों के नंबर की गाड़ियों से आपको पूरा हमारा परेड ग्राउंड की बात करें या हमारे पहाड़ी क्षेत्र कुमाऊं गढ़वाल की बात करें तो पटा पड़ा मिलेगा। राष्ट्रीय पार्टियां चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन्होंने कभी भी जनता के हितों का कार्य नहीं किया है और हमारे युवाओं के हितों का कार्य तो बिल्कुल भी नहीं किया है, जिससे उत्तराखंड का युवा अपने आप को उपेक्षित महसूस आज भी कर रहा है 21 वर्षों के पश्चात भी। बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं इन्होंने साक्षात्कार के बीच में ही कह दी कि रोजगार देने की जगह कहीं ना कहीं झंडा थमाने का काम जो है तमाम पार्टियों ने किया है। और इस बात को हम साफ तौर पे सड़कों पे देख भी सकते हैं। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, जब मोदी जी का आगमन हुआ उत्तराखंड में या राहुल गांधी जी का आगमन हुआ, तो हमने देखा कि बहुत सारे युवा जो है झंडे और पैम्पलेट्स लेके उनके प्रचार प्रसार में जुटे रहे। लेकिन जब पूछा कि किसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उनके चेहरे पे साफ तौर पर देखने को मिला। कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर पता चलता है कि युवाओं को भटकाने का काम तमाम पार्टियां कर रही हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो भी खर्चा इन सब चीजों में होता है, क्या आपको नहीं लगता उस खर्चे को अगर युवाओं के रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा की सुविधा के लिए लगाया जाए तो और बेहतरी उत्तराखंड की होगी? जी, जो आपने प्रश्न किया इसके लिए वास्तव में मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा। और एक ऐसा प्रश्न जिसको आज हमारे उत्तराखंड के युवाओं को ये प्रश्न आखिर अपने नेताओं से पूछना चाहिए, अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। आखिर ये पैसे जो बड़े बड़े तामझाम लगा के, बड़े बड़े कटआउट लगा के मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, उसका आपने 10-15 किलोमीटर तक पूरे जो पाटे हुए हैं, आखिर वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं? तो मैं इसका आपको प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण दूंगा। आज हमारे यहाँ पे कैप सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट नाम से जिसका एक उद्देश्य है कि किस प्रकार से पहाड़ के जो फार्मिंग है, यहाँ पर हमारी जो लेमन ग्रास होती है उसकी खेती, गुलाब की खेती में किस प्रकार से हमारे किसानों को, युवाओं को उससे लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन अगर आप उसकी हकीकत दूसरी तरफ देखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ और पूरे तथ्यों के साथ मैं उसका आपको ये बात खुलासा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, कि 100 करोड़ से ऊपर का, 1 अरब से भी ऊपर का अनुदान उसको जो विभाग है, कैप विभाग है, उसको मिल चुका है। और अगर एक बार मैंने वहाँ पे जाके उनसे, जो उसके निदेशक हैं, और निदेशक की जो कुर्सी है, आखिर उस पर ऐसा क्या चुंबक है कि राज्य जब हमारा नहीं बना था तब भी वे उसके निदेशक थे और आज 21 वर्षों के पश्चात भी वे उसके निदेशक हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है उत्तराखंड, चाहे राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी कांग्रेस की बात करें, उनके समय में भी वो रहे और अभी बीजेपी की सरकार है इसमें भी वो रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े क्वेश्चन ये खड़े होते हैं। लेकिन आपने ये जब 1 अरब का अनुदान सरकार द्वारा इनको मिला तो आखिर आपने पहाड़ के जो ये लेमन ग्रास है, गुलाब का है या अन्य प्रकार के जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग के क्षेत्र में आपने कितना कार्य किया? तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। हमारे किसानों को वहीं के वहीं है। आज भी अगर पहाड़ के किसान या अन्य लोग लोन के लिए या अन्य मुद्दों के लिए अन्य इस विभाग में जाते हैं तो उन्हें सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखा के छोड़ दिया जाता है कि आप करिए। हमारे पहाड़ के युवा सिर्फ झंडे डंडे पकड़ने के लिए नहीं है, झंडे डंडे पकड़ा के और नशे का कारोबार करने के लिए नहीं है। आप देख लीजिए
आज देहरादून में कम से कम एक दिन में करोड़ों अरबों का जो कारोबार है वो नशीले पदार्थों का है। इसमें आप चरस की बात करें, आप गांजे की बात करें, आप बाकी स्मैक की बात करें, इसमें आप चौकी से, आप थाना चौकियों से जब आप रिकॉर्ड लेंगे तो जो तथ्य आपको मिलेंगे उससे आश्चर्यचकित करने वाले पूरे तथ्य हैं। तो इसमें वास्तव रूप से इसमें काम होने चाहिए। पहाड़ के युवाओं को भी ये समझना पड़ेगा कि आखिर इस प्रकार का जो 21 वर्षों पश्चात भी हमने राज्य की परिकल्पना करी थी, उत्तराखंड राज्य बनेगा, हमारे प्रदेश के युवा हैं वो सशक्त होंगे, हमारी मातृशक्ति सशक्त होंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे जो कृषि के क्षेत्र में उनमें काम होगा। लेकिन इतने 21 वर्षों के पश्चात भी आखिर हम वहीं भी कदम हमने एक नहीं बढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की एक लाचारी प्रदर्शित करती है, और इसके लिए सरकार के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि नीतियां बनाने में कहीं ना कहीं उनका भी एक अहम महत्वपूर्ण जो रोल होता है, इसके लिए मैं उनको भी बराबर का जिम्मेदार मानता हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जी भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ी मुख्य वजह है ही इसकी, क्योंकि हम देखते हैं जो भी विधायकों को विधायक निधि मिलती है उसका पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड में निवेश भी नहीं करते। हम देखते हैं कि जो सड़कों के लिए उनको विधायक निधि मिलती है, गलियां बनाने के लिए मिलती है, वो कहीं ना कहीं टूटी हुई अंत में नजर आती है, और कहीं ना कहीं इसका बहाना बनाकर कि बारिश की वजह से सड़क टूट गई, या तमाम जो नेचुरल क्लाइमेटीज है इसकी वजह से सड़क टूट गई, इसका कहीं ना कहीं एक अटकलें जो है सरकार मार देती है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि भ्रष्टाचार के अलावा भी अगर हम और भी कुछ चीज पर बात करें तो मुख्य तौर पे एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या क्या वजहें रही होंगी जो सरकार इन तरीके की चीजें करती है? जी, मुख्य रूप से जो आज उत्तराखंड के हमारे प्रदेश के युवाओं को जिस चीज की जरूरत है वो है रोजगार की। अगर हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार से डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जोड़ा जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। आप देख लीजिए उत्तराखंड का जो रेशियो है, बेरोजगारी रेशियो 14% से ऊपर का है, और इससे अगर आप पर्वतीय राज्य, आप सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या अन्य हिमाचल, हमारे जो पास के लगता हुआ हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश है, वहाँ देख लीजिए, वहाँ पे बेरोजगारी दर बहुत कम है। अब बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने ऑल वेदर रोड बना दी, हमने रेलवे ट्रैक बना दिया, हमने कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचा दी। लेकिन कर्णप्रयाग तक आपने रेल पहुंचा दी, लेकिन जो घोलतीर जो स्टेशन पड़ता है उससे पहले वहां पर हमारे कम से कम नहीं भी होंगे तो 40-50 परिवारों के मकान दरक गए। कंस्ट्रक्शन का काम, जब इतनी हैवी मशीन वहां पर काम करेंगे, सुरंगें खोदी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ना निश्चित है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आएगी कि जिस प्रकार से इन्होंने विकास की जो परिकल्पना करी और जनता के सामने जो बड़े बड़े वादे लेके आते हैं, तो इस पहाड़ के जो हमारे युवा हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको इसका इतना फायदा क्या, बिल्कुल भी कोई भी इसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। और हमारे प्रदेश के युवा जो हैं उन्हें रोजगार की जगहों में कहीं ना कहीं निराश किया जाता है। बात करें हमारे एनडी तिवारी जी द्वारा जो 2002 में यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल की स्थापना करी गई थी, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ पर देहरादून में, आपका उधम सिंह नगर में, कोटद्वार में, हरिद्वार में जब यहाँ पर उद्योग लगेंगे तो इससे हमारे पहाड़ के जो युवा हैं कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखते हो कि ठेकेदारी प्रथा चल रही है। कोई ठेकेदार आपका राजस्थान का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई बिहार का है, तो उसने बिहार से लेके आगे, राजस्थान के तो उन्होंने राजस्थान से लेके आगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के युवाओं का यहाँ पे हनन, उनके जो राइट है उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट रूप से मानना है कि उत्तराखंड का अगर जल जंगल जमीन है, इसमें पहले, क्योंकि जब परिवार का कोई खाना बनता है, हमारा भोजन बनता है, तो उस निवाले पे जो पहला हक होता है वो परिवार का होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेश जी एक बात मैं इसमें और भी आपकी शामिल करना चाहूंगी कि स्टेजों पे चढ़ के रोना और हंसना कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, साथ में वो भी पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है जो किसानों के लिए ये कानून लाया, और अब चुनाव आने वाले हैं तो किसानों के लिए बोल दिया कि हाँ हम कानून को रद्द कर रहे हैं। अभी जब देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की बात करी, क्या ये भी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है चुनाव के लिहाज में? आप एक बात बताइए, मेरा घर है, तो अगर मेरा घर है तो उसमें मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, कितने परिवार को कैसे खिलाना है, वो उसका हक हमें मिलना चाहिए। उसका आप देवस्थानम बोर्ड में आपने अंबानी जी के बेटे को डाल दिया, आपने उसमें किसी मंत्री के बेटे को डाल दिया, और उसके बाद आप थोपने की कोशिश करते हैं कि हमने बहुत सही बनाया और जनता ताली बजाएं। तो उत्तराखंड की जनता ताली बजाने के लिए नहीं है, अब उत्तराखंड की जनता जवाब देना जानती है। आप कृषि कानून की बात करते हैं तो 700 किसानों के बलिदान के बाद, शहादतों के बाद, उसके बाद हमारे किसान जब टस से मस नहीं हुए, अन्नदाता हमारे,
तो उसके बाद ये भी उनको वापस बैकफुट पे आना पड़ा। बिल्कुल सही बात आपने कही कि कहीं ना कहीं तीन जो है मूल जरूरतें हर किसी की होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी आपने महंगी कर दी, मकान बनाने के लिए लोन लेना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किलों का सबब हर किसी के लिए हो चुका है। और हम जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं सरकार की देख सकते हैं, हम देख सकते हैं करोड़ों की कहीं ना कहीं घोषणाएं मुख्यमंत्री करते हुए आ रहे हैं। तीसरे मुख्यमंत्री ये उत्तराखंड के हैं, 2 मुख्यमंत्री इससे पहले बदल दिए, पता नहीं ना किसी को वजह बताई ना कुछ। तो इसको कितना गलत मानते हैं? जी देखिए, उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि 21 वर्षों में अभी तक 4 चुनाव होने थे, विधानसभा के 4 चुनाव होने थे, लेकिन 4 चुनाव में 4 मुख्यमंत्री होने थे। लेकिन उत्तराखंड में अभी 11 से ज्यादा जो मुख्यमंत्रियों की इन्होंने फौज खड़ी करी है, बटालियन खड़ी करी है। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हो आप जनता को? आप जनता को बेवकूफ समझते हैं? आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वो नहीं चले, आप तीरथ सिंह रावत जी नहीं चले, उसके बाद धामी जी, और धामी जी को तो मैं घोषणा वीर कहूंगा। कहीं ना कहीं बड़े बड़े घोषणाएं करके हमारे पहाड़ के जनता का, हमारे उत्तराखंड का पेट नहीं भरने वाला है। आपने पुलिस कर्मियों के लिए जो 4600 ग्रेड पे की बात थी, तो उसके बाद उस पे आपने कहा था कि ये जल्द ही कैबिनेट में हम इस मुद्दे को प्रस्ताव लाएंगे, इसको पारित करेंगे। लेकिन उसके पश्चात आप देख लीजिए, आज भी हमारे जो पुलिस कर्मी है वहीं के वहीं है, उनकी कोई बात नहीं की जाती है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है जो कि पूरे हमारे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका भी ये केंद्रीकरण करने जा रहे हैं, ताकि जो वहाँ पे मेन मॉनिटरिंग होगी वो केंद्र से होगी, केंद्र के लोगों को होगा। और उत्तराखंड के युवाओं को जो वहाँ पर रोजगार मिलता है, उनको वेटेज मिलते हैं बीएससी में, एमएससी में, एमफिल में, अन्य जो रिसर्च में, तो वो एकदम से बंद हो जाए। तो जनता समझ चुकी है और कहीं ना कहीं अब जनता जवाब देने के लिए तैयार है। एक सवाल सर मेरा ये है कि 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, युवा क्या चाहते हैं अपनी सरकार से? युवाओं के क्या सपने हैं, क्या क्या मांगे हैं? अब जो हो गया वो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला समय है उसको लेकर कितना बदलाव जो है युवा चाहते हैं? निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना थी वो युवाओं ने करी थी। मातृशक्ति और युवाओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसका कारण था हमारा पर्वतीय क्षेत्र था, तो हमारे युवाओं को रोजगार के लिए लखनऊ या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था, और वहाँ कहीं ना कहीं जो अन्य मैदानी क्षेत्र थे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक विशेष जातिगत उनको आरक्षण दिया जाता था, और हमारे पहाड़ के जो भूभाग था ये उस लाभ से अछूते रहते थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट रूप से मानना है कि राज्य के परिक्षेत्र में, राज्य के परिधि में, चाहे हम लक्सर से बद्रीनाथ की बात करें, आपका उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ की बात करें, तो हमारे प्रदेश के जितने युवा हैं हमको सबसे पहले हमारा एक मकसद है कि हम रोजगार से जोड़े, क्योंकि जब हमारे युवाओं के पास रोजगार होगा तभी हम राज्य को संपन्न बना सकते हैं। तो हमारे सरकारी विभाग हैं, इनमें जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों में, उन विभागों में स्पष्ट रूप से और बड़े ट्रांसपेरेंसी तरीके से हमारे प्रदेश के युवाओं को वहां पर जॉब मिले, रोजगार मिले। और इसमें कोई बाहरी, जिस प्रकार से आप देखते होंगे कई एजेंसियां आ गई हैं बाहर की, हाँ, उनको आपने ठेका दे दिया, टेंडर दे दिया कि वो करेंगे। उत्तराखंड के युवाओं का रोजगार का डिसीजन ये कंपनी थोड़ी ना करेंगे, उत्तराखंड की जनता करेगी, उत्तराखंड के लोग करेंगे। तो ये बातें स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जनता जाग चुकी है, यहाँ का युवा जाग चुका है, और वो अपने अधिकार लेना अच्छी तरह से जानता है। आईपा की इस मुहिम को किस तरीके से देखते हैं सर? ये जो समाज कल्याण और समाज उन्नति की तरफ कहीं ना कहीं आईपा जो है चाह रहा है कि प्रदेश बढ़े, इसको किस तरीके से देखते हैं इस कोशिश को, और कितना सराहनीय मानते हैं? और इसके साथ साथ सर कोई मार्गदर्शन अगर आपका इसके प्रति मिल जाए। जी, ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव एसोसिएशन आपने कुछ समय पहले जो पैसिफिक होटल में सेमिनार किया था, तो बहुत अच्छे मुद्दों को आपने, सारी पार्टियों को आपने एकजुट करके कोशिश करी, एक मुहिम करी, पहल करी। इसके लिए मैं आईपा का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिर आपने कोशिश करी कि आज की तारीख में आखिर जनता के मुद्दे, अंत्योदय जो हमारे लोग बैठे हुए हैं उनके मुद्दे क्या हैं, हमारे पहाड़ के मुद्दे क्या हैं, हमारे जनता के मुद्दे क्या हैं, इसमें आपने बात उठाई। और निश्चित रूप से मैं ये भी, मुझे यही लगेगा, आशा करता हूँ कि जो आपने मुद्दे उठाए इन पे वास्तविक रूप से काम भी हो। और साथ में मेरा एक मैसेज, एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है कि इस प्रकार के जो सेमिनार आपने करे तो अगली बार थोड़ा पर्वतीय क्षेत्र में, इसको पहाड़ों में भी हो। बिल्कुल होंगे सर। चाहे गैरसैंण की बात करें, आप चमोली की बात करें, सुदूरवर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ की बात करें, उत्तरकाशी में की बात करें, क्योंकि
देहरादून में बैठ के यहाँ पे भीड़ हो जाएगी, लोग देख लेंगे, लेकिन जब आप सुदूरवर्ती क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में करेंगे तो आपको वास्तविक रूप से पता चलेगा कि हमारे पहाड़ की स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। तो ये मेरा निवेदन रहेगा, ये आशा करता हूँ कि अगली बार जब आप ये सेमिनार करें और हमें इन्विटेशन मिलेगा तो हम, आप जहाँ बुलाओगे हम वहाँ पे आने को तैयार हैं। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आई पका, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ।